तो अभी हमने एक अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया कस्टमर के लिए, उसकी नंबर रेंज डिफाइन की और उसको नंबर रेंज को और अकाउंट ग्रुप को आपस में लिंक किया, साइन किया, और उसके अंदर से फिर हमने कस्टमर का एक अकाउंट क्रिएट किया यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज के नाम से। और उसमें फिर इनवॉइस पोस्ट की FB70 की टी कोड में और F-28 से उसकी पेमेंट की, फुल पेमेंट जिसको हम कहते हैं, या विद रेफरेंस टू इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस के रेफरेंस के साथ आप पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम पार्शियल पेमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पार्शियल पेमेंट किस तरह होती है? वेंडर की कस्टमर की पार्शियल पेमेंट के लिए हम अगेन एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं FB70 से। कस्टमर की इनवॉइस सेम वैसे ही पोस्ट करेंगे जैसा अभी हमने की थी। ये कस्टमर का अकाउंट आ गया, ये आज की डेट आ जाती है। इसके बाद 20,000 की अमाउंट हम ले लेते हैं। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स का GL आएगा। अभी जो सेल्स का एक GL अकाउंट बनाया था, क्योंकि कस्टमर इनवॉइस के टाइम सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा और ये कस्टमर डेबिट होगा, नीचे से जो सेल्स का अकाउंट ये क्रेडिट होगा। स्टेरिक से अमाउंट, यही वाली अमाउंट सिस्टम यहाँ पे भी उठा के ले आएगा। इसके बाद टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है, हम उसको भी एंटर कर देते हैं। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट आ गया, एंटर का बटन प्रेस किया और यहाँ से सिमुलेट किया, तो ये एंट्री हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है, जिसको हम पोस्ट करेंगे। एंट्री क्या है? कस्टमर डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है। इसको भी सेव कर दिया। अब इसकी पेमेंट के लिए हम F-28 का टी कोड यूज करेंगे, F-28। लेकिन इसके साथ हम एक नया सेशन ओपन करके कस्टमर की लाइन आइटम्स को एक दफा व्यू कर लेते हैं। FBL5 है। ये सारे टी कोड्स मैंने एक्सेल में मेंटेन किए हैं, वो मैं आपके साथ फाइल शेयर भी कर दूंगा। यहाँ से कस्टमर का अकाउंट फाइंड कर लेते हैं। अपनी अटेंडेंस सब लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अभी एक और इनवाइस आ गई 20,000 की। अब इसकी मैं पार्शियल पेमेंट करता हूँ। उसी टी कोड पे आएंगे, आज की डेट सेलेक्ट की। ये अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, जिस बैंक के अकाउंट में हमारे पास पेमेंट आएगी थी कस्टमर की तरफ से। और मैं 20,000 में से 15,000 की पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। कस्टमर रिसीव का टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट आ जाएगा, एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पे एक ही इनवाइस पड़ी। अब इसकी पार्शियल पेमेंट के लिए हम ये पार्शियल के टैब पे आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए 15,000 की अमाउंट जो हम पार्शली रिसीव कर रहे हैं, इधर भी एंटर्ड अमाउंट और साइंड अमाउंट दोनों इक्वल हो चुकी हैं। अब अगेन इसको डॉक्यूमेंट को पे क्लिक करके सिमुलेट करें। पोस्टिंग से पहले सिस्टम हमें दिखाएगा कि 15,000 की पेमेंट हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। इसको सेव किया। अब लेजर को एक दफा दोबारा रिफ्रेश करें। तो अब देखिए 20,000 पेमेंट हमने रिसीव करनी थी, डेबिट साइन में आ रही थी, और अब उसमें से 15,000 क्रेडिट में आ गई, मीन्स की 15,000 की पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं। अब ये 5,000 का जो नीचे बैलेंस आ रहा है, ये वो पेमेंट है जो हमने रिसीव करनी है। अब हम 5,000 की पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ये कस्टमर का अकाउंट आया। अब देखिए इस बैंक के अकाउंट के अंदर हम 5,000 पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, और ये कस्टमर है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं। एंटर का बटन प्रेस किया। अब इसमें इनवॉइस भी हमारी सिलेक्ट हुई हुई है, पेमेंट जो पहले पार्सल हम कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं, वो भी सिलेक्ट हुई हुई है। जाहिर है जो दोनों अमाउंट्स हमने इनके अगेंस्ट पहले से पोस्ट की हुई हैं, इनवॉइस की और पार्सल की, वो भी सिलेक्ट होंगी। तो ये अगर चले, मैं इधर से थर्ड ऑप्शन और इधर से थर्ड ऑप्शन को दोनों, ये दोनों अमाउंट्स को अनसेलेक्ट किया मैंने। अब एक ही करके सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे सिर्फ 5,000 एंटर्ड अमाउंट में आ रहा है, नीचे साइड में कुछ नहीं आ रहा। पहले आप 20,000 को सिलेक्ट करें, फिर 15,000 को सिलेक्ट करें। तो ये देखिए नीचे भी असाइंड अमाउंट में 5,000 हो गया। इट्स मीन कि ये दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सिमुलेट करें। तो अब ये अगेन की एंट्री आ गई, 5,000 की पार्शियल पेमेंट हम रिसीव करें। बट इस टाइम क्या होगा, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारी प्रीवियस अमाउंट्स को भी क्लियर कर देगी, इनको भी क्लियर कर देगी, ये भी ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, अब सारी आइटम्स क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोसेस हो गया, पार्शियल पेमेंट का भी हो गया। ये टी कोड है। अब एक एडवांस का डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस पेमेंट कस्टमर से हम रिसीव करते हैं, जैसे वेंडर की केस में हमने किया था। एक GL बनाते हैं। अब जो कस्टमर से डाउन पेमेंट आती है या कस्टमर से एडवांस पेमेंट आती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमने अभी उसके अगेंस्ट कस्टमर को कोई भी सर्विसेज या कोई भी स्टॉक हमने नहीं दिया होता। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी के अंदर एक GL क्रिएट करेंगे। FS00 में एक GL क्रिएट करते हैं।
ये लाइबिलिटी की ग्रुप के अंडर, और लाइबिलिटी का ग्रुप हमारा ये बना हुआ पहले से, इसके डबल क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया, मीन्स के पहले एग्जिस्टिंग जीएल को हम कॉपी करेंगे, नंबर नेक्स्ट 1 है। अब ये भी बैलेंस शीट का अकाउंट है, लाइबिलिटी के अंदर क्रिएट हो रहा है, और ये कौन सा है, कस्टमर एडवांसेस का, कस्टमर एडवांस अकाउंट। इसके बाद सेकंड टैब में आके यहाँ पे कस्टमर का चेक लगाएंगे, अगेन कस्टमर का, चूंकि कस्टमर का क्रिएट हो रहा है, और इसके बाद इसको सेव किया। अब कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन, सॉरी एडवांस अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद ओ बी एक्स आर के टी कोड में आएंगे, जहाँ पे हम इन जीएल्स को असाइन करें। ये ए इंडिकेटर होता है एडवांस के लिए, डाउन पेमेंट के लिए। हमने वेंडर के लिए भी ये काम किया था, अब कस्टमर के लिए कर रहे हैं। तो कस्टमर के लिए भी हम यहाँ पे ए को क्लिक करेंगे तो सिस्टम पूछेगा कि कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जीएल असाइन करने। मैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करूँ। अब मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट सपोज ये है UAF1, इसके अंदर कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट यहाँ पे ऐड करूंगा। दो जीएल असाइन करेंगे, एक रिकॉन का और एक एडवांस का। आप रिकॉन का वर्ड यहाँ पे टाइप करके एंटर करें तो सिस्टम जो कस्टमर और वेंडर दोनों की रिकॉन दिखाएगा, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, कस्टमर का करना है। और यहाँ पे कस्टमर का एडवांस का अकाउंट जो अभी हमने बनाया है, मैंने एडवांस का वर्ड ADV टाइप किया, तो एडवांस से रिलेटेड जो भी अकाउंट सिस्टम ने ओपन कर दिए, तो मुझे कस्टमर अकाउंट को, एडवांस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जीएल असाइन हो गई। अब इसके बाद हम एक कस्टमर की एंट्री करते हैं, कस्टमर डाउन पेमेंट F-29 से। ठीक है, F-29 से कस्टमर डाउन पेमेंट पोस्ट होगी, ये हम ले लेते हैं 1 अगस्त को। सपोज एडवांस पेमेंट हमेशा पहले होती है, स्टार्टिंग पे होती है, तो 1 अगस्त को हमने कस्टमर से डाउन पेमेंट ली। कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी कस्टमर आ गया। और ये है वो फील्ड जहाँ पे ए इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ए के साथ हमने दो जीएल लिंक करनी है, बेसिकली वो जीएल के थ्रू, जीएल के अंदर हमारी एंट्री जाएगी। ये ए को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे बैंक जीएल सिलेक्ट करेंगे, जिस बैंक में हम पेमेंट कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं बेसिकली। ये बैंक का जीएल सेलेक्ट होगा, और 20,000 की डाउन पेमेंट हम कस्टमर से रिसीव करेंगे। बाकी बाद में स्टॉक जो होगा वो सपोज हम 50,000 का उसको सेल करेंगे, बट उसमें 20,000 हम एडवांस पेमेंट लेंगे उससे। कस्टमर डाउन पेमेंट एंटर किया, स्टेरिक यहाँ पे लगाएंगे, इधर टेक्स्ट आ गया, और यहाँ से सिमुलेट किया। तो अब ये देखिए एंट्री क्या हो रही है, सिटी बैंक डेबिट हो रहा है, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज यानी कि कस्टमर क्रेडिट हो रहा है, इसको सेव कर दिया। अब लेजर को भी एक दफा रिफ्रेश कर लें, एक स्टेप बैक जाए, और यहाँ पे स्पेशल जीएल का चेक लगाएंगे। अब ये चेक लगाने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन सिस्टम हमें दिखाएगा, ये डाउन पेमेंट आ गई। ठीक है, 20,000 की। अब इसके बाद कुछ दिन के बाद हमें इनवॉइस भी सिस्टम के अंदर पोस्ट करनी होती है। हमने 50,000 का सपोज हमने स्टॉक जो है कस्टमर को सेल कर दिया। अब 50,000 की इनवॉइस हम सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। इनवॉइस के लिए टी कोड आएगा FB70, यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट आ गया। और 10 अगस्त में हम ये सपोज इनवॉइस पोस्ट करेंगे, यानी कि 10 अगस्त को हमने कस्टमर को स्टॉक सेल कर दिया 50,000 का। ये कस्टमर इनवॉइस का टैक्स आ गया, यहाँ पे सेल्स का जीएल आ गया। यहाँ पे स्टैरिक से क्या होता है, जो अमाउंट इधर एंटर होती है वही सिस्टम यहाँ पे स्टैरिक की बेस पे उठा लेता है। ठीक है, स्टैरिक का बेनिफिट ये होता है। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट आ जाएगा, और ये देखिए 20,000 का सिस्टम ने हमें डाउन पेमेंट का एक मैसेज दे दिया कि इस कस्टमर के अकाउंट में 20,000 डाउन पेमेंट हमारी पड़ी हुई है पहले से। अब इसको सिमुलेट करें, ये एंट्री आ गई, ये कस्टमर इनवॉइस है, इसको सेव किया। अब एक दफा लेजर को रिफ्रेश कर लें, इसको रिफ्रेश किया, तो अब ये दो लाइन आइटम्स आ गई, एक 20,000 की, एक 50,000 की। 20,000 तो वो है जो हमने कस्टमर से डाउन पेमेंट ली हुई है, एडवांस पेमेंट ले ली। जो 50,000 है उतने का हमने स्टॉक सेल कर दिया। तो अब देखें 30,000 की पेमेंट रिसीवेबल है, मीन्स के 20,000 तो हम पहले ले चुके हैं, और 50,000 का हमने इसको स्टॉक सेल कर दिया या उसको सर्विसेज दे दी। तो 30,000 पेमेंट है जो हम उससे रिसीव करेंगे। लेकिन जब 30,000 की पेमेंट हम करने जाएंगे तो हमारी दोनों आइटम्स, 20,000 भी और 50,000 भी, ये साथ ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी एक एंट्री होती है, हमने इस एडवांस अमाउंट को इस 50,000 की इनवॉइस के साथ एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट में ये होता है कि जस्ट आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि एडवांस पेमेंट जो हुई थी उसके अगेंस्ट में इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है और वो क्लियर हो चुकी है। F-39 का टी कोड हम यूज करेंगे क्लियर कस्टमर डाउन पेमेंट के लिए। तो ये हम इसकी करंट डेट में इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कस्टमर का अकाउंट आ गया, ये डॉक्यूमेंट को रिमूव करें, कस्टमर डाउन पेमेंट क्लियरिंग, एंटर का बटन प्रेस किया।
अब इस आइटम को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, अब ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने से क्या होता है, जस्ट उसकी लाइन आइटम जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है, अदरवाइज ये 20,000 इधर ही रहेगा, ये कहीं मीन्स कि इसका जस्ट डॉक्यूमेंट नंबर चेंज होगा। ये 20,000 हमारा एक इधर है और एक नीचे शिफ्ट हो गया, जो कि क्लियर हो गया। बेसिकली वो नीचे उसका टैक्स भी देखें अपडेट हो गया, कस्टमर डाउन पेमेंट क्लियरिंग इधर इधर आ गया, और नई लाइन आइटम यहाँ पे आ गई। तो अगेन 30,000 का ही बैलेंस है जो हमें रिसीव करना है। उसके लिए अब फाइनल एंट्री हम करेंगे F-28 से, जो कस्टमर की पेमेंट रिसीव करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम करंट डेट सेलेक्ट करेंगे। ये बैंक का अकाउंट है जिसमें हमें पेमेंट रिसीव करनी है। 30,000 की पेमेंट हम रिसीव करेंगे, कस्टमर रिसीट का टैक्स आएगा, यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, आज की डेट एंटर कर दी, यहाँ पे बैंक का GL आएगा जिस बैंक में हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे, और जितनी पेमेंट रिसीव करेंगे वो पेमेंट आ गई। ये अकाउंट की फील्ड है, ये अमाउंट की फील्ड है। उसका टैक्स आ गया कि हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करें, रिसीट करें। ठीक है, ये कस्टमर का अकाउंट आ गया। एंटर का बटन प्रेस किया, तो अब ये देखिए 20,000 भी सिलेक्ट हुई है, 50,000 भी सिलेक्ट हुई है, और अल्टीमेटली 30,000 हमारा जो बैलेंस है एंटर्ड अमाउंट में और साइंड अमाउंट में दोनों इक्वल है। आप इसको भी डॉक्यूमेंट को सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने से पहले एक दफा व्यू करना चाहते हैं, तो ये व्यू कर रहे हैं आप कि आपकी कहीं एंट्री को रॉन्ग तो नहीं हो रही, बैंक डेबिट हो रहा है, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। सेव कर दिया। अब सेव करने का इफेक्ट क्या आएगा कि ये आइटम्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी आइटम्स क्लियर हो गई, तो ये कस्टमर का प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक एंट्री है, वो FBRA हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। FBRA का टी कोड होता है कि अगर आप किसी इनवॉइस की पेमेंट प्रोसेस हो गई है और हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। जैसे अभी ये 18 का डॉक्यूमेंट है, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर हुआ था। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट हमेशा रीसेट होता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्लियरिंग होता है। FBRA का टी कोड होता है FBRA। एंटर किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर एंटर किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नहीं, हमारा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट ये वाला है, सॉरी 14 वाला DG वाला डॉक्यूमेंट हमारा। एंटर किया। ठीक है, आप इसको एक दफा व्यू कर ले रिवर्स करने से पहले, तो ये देखिए 10,000 की अमाउंट है हमारी। ठीक है, इसको आप सेव करें और रीसेट एंड रिवर्स पे क्लिक करें। 01 की रीजन दें जो कि रिवर्सल के लिए होती है, हम पहले भी मल्टीपल टाइम रिवर्स कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट रीसेट हो गया और साथ ही रिवर्स भी हो गया। इस तरह करने का क्या इफेक्ट आएगा, हमारी ये जो 10,000 की इनवॉइस है ये वापस आ जाएगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, इनवॉइस वापस आ गई, पेमेंट का डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया और इनवॉइस हमारी वापस स्टैंड कर गई। अब इसकी अगर हम पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं, इसको पेंडिंग करना चाहें पेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा कस्टमर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आगे ये एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली कस्टमर और वेंडर की इनवॉइस, जो कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, कस्टमर की इनवॉइस भी मल्टीपल टाइम पोस्ट कर चुके हैं, वेंडर इनवॉइस भी कर चुके हैं। तो अब उन इनवॉइसेस के अंदर हमने टैक्स को ऐड करना है। टैक्स किस तरह से ऐड होगा, मैं अभी आपके सामने दो टैक्स कोड बनाऊंगा। ठीक है, और उस उन टैक्स कोड को यूज करते हुए कस्टमर इनवॉइस के अंदर और वेंडर इनवॉइस के अंदर एक लाइन आइटम क्रिएट करूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं टैक्स कोड बना लेता हूँ, सपोज U1 and U2। ठीक है, ये मैंने U1 U2 इसलिए रखे, दो दो करेक्टर्स का कोड होता है। जो टैक्स कोड होता है 2 करेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक। आप डबल U रख लें, डबल Y रख लें, डबल X रख लें, YX रख लें, AB रख लें, कुछ भी रख लें। इसी तरह 1 2 रख लें, 3 4 रख लें, डबल 1 रख लें, डबल 5 रख लें, या U1 U2 इस तरह से रख लें। ठीक है, मीन्स के अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज, ओनली न्यूमेरिक या ओनली अल्फाबेट्स, तीनों तरह आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं टी कोड FTXP में। टी कोड है FTXP। एंटर किया। सबसे पहले कंट्री हमें देना होता है, क्योंकि टैक्स कोड जो होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें कि इसमें पहले से कौन से कोड पड़े, तो ये आप साइड पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे बहुत सारे कोड पहले से बने हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या U1 और U2 पहले बने, तो नहीं, ये बने हुए हैं। U1 U2 बने, हम अपने नए बना लेते हैं, U3 और U4 बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। जो पहले से बने हम उनको यूज नहीं करेंगे, उनको यूज कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों के लिए नए बनाना चाहता हूँ। आप लोग भी नए बनाइएगा, U3 and U4। ठीक है, इनपुट के लिए हम बनाएंगे U3। इनपुट टैक्स क्या होता है, पहले ये समझ लें कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। एक होता है हमारा टैक्स जो हम परचेज के ऊपर, यानी कि वेंडर से हमने कुछ स्टॉक परचेज किया, उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनपुट टैक्स होता है, जो या उसको टैक्स ऑन परचेज भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने कस्टमर को, उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है
उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आउटपुट टैक्स होता है, और उसको हम टैक्स ऑन सेल्स भी कहते हैं। तो अभी इनपुट के लिए पहले हम टैक्स कोड बना रहे हैं। इनपुट टैक्स, यहाँ पे उसकी परसेंटेज दे दें, सपोज मैं 18% कर रहा हूँ। और यहाँ पे टैक्स टाइप हमें सिलेक्ट करनी होगी इनपुट के लिए, ये वी वाली। बस इसके बाद आपने एंटर करना है, और आगे दो फील्ड्स आ रही होंगी, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। ये याद रखना, इनपुट की वैल्यू इनपुट में डालनी है और आउटपुट की आउटपुट में एंटर एंटर करनी है। गलती से कहीं आप आगे पीछे इधर की वैल्यू इधर या इधर की वैल्यू इधर ना कर दे। तो 18% हमने इधर एंटर करना है इनपुट की फील्ड में, और इसको सेव कर दिया। इसी तरह U4 का एक कोड बनाएंगे, U4 एंटर किया, ये आउटपुट के लिए बनाएंगे। इसकी परसेंटेज सपोज मैं 16 रख देता हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। आउटपुट के लिए टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको क्लिक किया। अब ये नीचे वाली फील्ड में हम 16%, यानी कि 16 जस्ट एंटर करना है, और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर देना। अब ये दो टेक्स्ट कोड बनेंगे। इसी तरह दो GL बनाएंगे, FS00 में वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो इनपुट टैक्स होता है ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमने वेंडर को पे कर दिया होता है, और वो वेंडर ने फिर आगे हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन कस्टमर के केस में जो कस्टमर हमें पे करता है वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो टैक्स बेसिकली कस्टमर का होता है, हमने उस कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो इनपुट टैक्स का जो अकाउंट बनेगा वो एसेट के अंदर बनेगा। मैं यहाँ पे एक GL क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट नंबर है 4, और यहाँ पे इनपुट टैक्स का टैक्स ऐड कर लें आप, इनपुट टैक्स अकाउंट। और कंट्रोल डाटा में आते हैं, यहाँ पे ये चेक नहीं लगेगा, ये सिंपल GL होता है। और इसको सेव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी G001 आ जाएगा। इसको सेव कर दिया, ये है इनपुट का GL बन गया हमारा, इनपुट टैक्स को। इसी तरह लाइबिलिटी के अंदर आउटपुट टैक्स का एक अकाउंट बनेगा, वो नंबर है नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 2 है। 1 तक क्रिएट हो चुके हैं। तो इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन इसकी रखेंगे, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स अकाउंट। और बैलेंस शीट का अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आएंगे, ये सारी चीजें लगी हुई, ये चेक नहीं लगेगा। जो टैक्स के अकाउंट्स होते हैं इनपुट आउटपुट के, उसमें ये चेक नहीं लगता। यहाँ पे भी G001 का फील्ड स्टेटस ग्रुप आ जाएगा, और इसको भी सेव कर दिया। अब ये दो GL बन गए। अब इसके साथ हमने दो GLs की सेटिंग भी करनी है, जिनको हमने इनवॉइस के अंदर यूज करना है। एक तो सेल अकाउंट की सेटिंग करेंगे, ये सेल पे क्लिक किया और ये चेंज मोड में लेके आया, तो यहाँ से चेंज मोड में लेके आएंगे। जो सेल्स का अकाउंट होता है ना, चूंकि वो आउटपुट टैक्स में यूज होगा, तो उसके ये कंट्रोल डाटा में आके आपने यहाँ पे ये टैक्स कैटेगरी के अंदर एक चेक लगाना होता है, आउटपुट टैक्स के लिए ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड, ये नीचे वाला सेकंड वाला। और साथ पोस्टिंग विदाउट टैक्स का चेक भी लगाएंगे। इसको सेव कर दिया। सिमिलरली एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप में आ जाए, ये परचेज का अकाउंट सेलेक्ट कर लें, डबल क्लिक किया, ये भी चेंज मोड में आ गया। इसको आपने इनपुट के लिए अलाउ करना, ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन। ठीक है, और साथ पोस्टिंग विदाउट टैक्स का। अब ये चेक सेटिंग मैंने इसलिए की है, क्योंकि परचेज का अकाउंट हम वेंडर इनवॉइस में यूज करेंगे, सेल्स का अकाउंट हम कस्टमर इनवॉइस में यूज करेंगे। ये दोनों GL हमने उस काम के लिए, उस टैक्स की लाइन आइटम के लिए एक्टिवेट कर लिए हैं। तो अब हम इनको पोस्टिंग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ये टैक्स कोड बन गए हमारे, तो ये दो GL भी बन गए। अब OB40 का एक T कोड है, उसमें जाके हम इन GL, ये जो GL बनाए ना हमने, इनको असाइन करेंगे किसके साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने टैक्स कोड बनाए थे उसके अंदर आपने शायद देखा होगा, FTXP PK, हमने बनाया था U3 या U4, चले U4 ले लेते हैं। U4 को एंटर किया, तो ये देखिए इनपुट टैक्स के लिए हमारी जो अकाउंट की है वो PIN है, और आउटपुट टैक्स के लिए POT है। अब OB40 के T कोड में जाके इन दोनों अकाउंट कीज के साथ हम अपने GL को लिंक करेंगे, इनपुट टैक्स वाले GL को और आउटपुट टैक्स वाले GL। तो T कोड OB40 में आते हैं, PIN और POT, नीचे जाए थोड़ा सा, ये देखिए PIN की ट्रांजैक्शन आ रही और इनपुट टैक्स फॉर पाकिस्तान। इसी तरह POT की आ रही, इनपुट आउटपुट टैक्स फॉर पाकिस्तान। तो पहले PIN पे आ जाए। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, UAFR। इसके बाद आपने अकाउंट देखिए, कोई फील्ड यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद भी कुछ नजर नहीं आए, फिर आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको ये फील्ड नजर आ जाएगी। इसमें आपने इनपुट टैक्स असाइन कर देना, जो इनपुट टैक्स हमने बनाया, एंटर किया, सारे अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें इनपुट टैक्स की तरह हमारा ये वाला इनपुट टैक्स को क्लिक किया और सेव कर दिया।
इसको सेव कर दिया। एक स्टेप बैक आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पीओटी, इसको क्लिक किया। अब इसके अंदर हमने आउटपुट टैक्स का जीएल असाइन करना है, तो अकाउंट पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया। यहाँ पे फील्ड आ गई जीएल की, इस पे आउटपुट टैक्स का अकाउंट असाइन करेंगे। आउटपुट टैक्स का हमारा जीएल था ये वाला, इसको क्लिक किया और इसको भी सेव कर दिया। अब ये जीएल की क्रिएशन भी होगी। टैक्स कोड के अंदर हमने जो अकाउंटिंग की अकाउंट की से उनके साथ जीएल को असाइन भी कर दिया, टैक्स कोड भी बन गए। अब हमारी सेटिंग सारी कंप्लीट है, अब हम इनको टेस्ट करते हैं। ये काम हम कर चुके हैं। अब OB40, सॉरी FB60 और FB70 से दोनों से हम कस्टमर इनवॉइस को और वेंडर इनवॉइस के टाइम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। FB60 में पहले वेंडर इनवॉइस के अंदर आ जाए, यहाँ से वेंडर सेलेक्ट किया। अब देखिएगा टैक्स की कैलकुलेशन, ये टैक्स का जीएल सिस्टम ऑटोमेटिकली हिट करेगा, हमने यहाँ पे करेंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग आ गई। अच्छा, ये कंपनी कोड पहले सेलेक्ट कर लें। कंपनी कोड हमारा है UAF1। और उसके बाद आप वेंडर सर्च करें। अटेंडेंस अगर किसी की रहती तो काइंडली अटेंडेंस अपनी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे अटेंडेंस लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अमाउंट में ले लेता हूँ 10,000, वेंडर इनवॉइस है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे परचेज का जीएल, जिसके अंदर हमने सेटिंग की है। अगर किसी और जीएल को उठाएंगे तो उसमें सिस्टम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। जिस जीएल को हम अलाउ करेंगे टैक्स के लिए, वही उसी की कैलकुलेशन, उसी की जीएल को जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो तब सिस्टम कैलकुलेशन करेगा टैक्स की। तो परचेज के लिए हमने सेटिंग की थी, वेंडर इनवॉइस के लिए। इसी तरह कस्टमर इनवॉइस जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम सेल्स का जीएल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप स्टैटिक लगा दें और यहाँ पे टैक्स कोड लगाना है आपने U3 हमारा टैक्स कोड था इनपुट के लिए। इसके बाद ये टैक्स कैलकुलेट टैक्स का चेक लगेगा। टैक्स की फील्ड में डेटरी एंटर किया। और उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन में आपने आना है। इसमें आके कैलकुलेट टैक्स और नेट अमाउंट का चेक लगा के इसी तरह एक स्टेप बैक आ जाना है। अब देखिए सिस्टम ने 18% के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर दी। मीन्स के 10,000 का 18% जो है वो 1,800 की अमाउंट बनती है, और सिस्टम ने उसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर दिया। अब उस अमाउंट को हम इधर ऐड करेंगे, 11,800। तो अब इसको सिमुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीन लाइन आइटम्स आ रही, और ये U3 का जो टैक्स कोड है इसकी बेस पे सिस्टम ने इनपुट टैक्स की जेल को हिट किया और 1,800 की अमाउंट आ रही। अच्छा, इसमें देखें, आप लोगों को भी शायद इस तरह का इशू आएगा। ये सेव का जो ऑप्शन बटन है ये इनएक्टिव मोड में है। इसको एक्टिव में कैसे लेके आना। इसमें नॉर्मली कोई एरर है या कोई फील्ड ऐसी है जो मिसिंग है, जो मैंडेटरी फील्ड है, हमने उसको फिल नहीं किया हो, उसको हम क्या करेंगे। आप ये एरर लॉग लॉग पे आके देख सकते हैं। इसमें आई थिंक ये हमारा जो इनपुट टैक्स का अकाउंट है इसके अंदर मैंडेटरी फील्ड होगी, लेकिन आप एक दफा चेक कर लें एरर लॉग में। तो देखिए item 3 मस्ट बी करेक्टेड, वो कह रहा है कि थर्ड आइटम आइटम के अंदर कोई फील्ड मैंडेटरी है, तो मैंने थर्ड आइटम को क्लिक किया। अब ये यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है, इसको आप फिल कर दें। वेंडर इनवॉइस एंटर किया। अब एक स्टेप बैक है। अब देखिए ये सेव का बटन एक्टिव मोड में आ गया। अब इसको सेव करें। ठीक है, अब ये हमारी वेंडर इनवॉइस इनपुट टैक्स के साथ कैलकुलेट होगी, इनपुट टैक्स के साथ सेव होगी। इसी तरह दूसरा टी कोड है कस्टमर इनवॉइस का FB70। FB70 पे अब हम आउटपुट टैक्स की जीएल को हिट करेंगे। यहाँ से कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये कस्टमर का अकाउंट आ गया, आज की डेट सेलेक्ट करी। इसमें भी हम 10,000 की अमाउंट ले रहे हैं ताकि वो टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो सही तरह से समझ आ जाए। कस्टमर इनवॉइस का टैक्स आ गया, और यहाँ पे सेल्स का जीएल आएगा क्योंकि हमने सेल्स के अकाउंट के अंदर टैक्स की सेटिंग की हुई है। सेल्स क्रेडिट होगी तो ये सेल का अकाउंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्टैरिक लगाएंगे। टैक्स की फील्ड को मैंडेटरी कर देंगे हम। उसको फिल कर देंगे। और सॉरी, इसमें अभी टैक्स कोड भी हमें लगाना है A4 का। ठीक है, A4 का टैक्स कोड लगाया, एंटर किया। और उसके बाद ये कैलकुलेट टैक्स का चेक भी लगेगा। जैसे ही चेक लगा सिस्टम ने 1,400 की अमाउंट को कैलकुलेट करके साइड पे यहाँ पे अपडेट कर दिया, क्योंकि इसका जो टैक्स कोड था वो 14% हमने बनाया था। इसको इसमें ऐड करें। ये बैलेंस जीरो होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। अब इसको आप सिमुलेट करें।
तो अब देखिए आउटपुट टैक्स का जीएल सिस्टम ने हिट किया 1400 की अमाउंट के साथ। अगेन ये सेव बटन इनएक्टिव मोड में है। आप इसको थर्ड आइटम पे क्लिक करें और ये टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है। कस्टमर एंटर किया और दोबारा एक स्टेप बैक आए। तो अब ये सेव का बटन एक्टिव मोड में आ गया। अब ये एंट्री देखिए क्या हुई है कि 10,000 की इनवाइस थी और उसके ऊपर 14% टैक्स है 1400। और सिस्टम इतनी अमाउंट से 11,400 से कस्टमर को डेबिट कर रहा है। ये हमने सीख लिया। ठीक है, ये हमारा टैक्स का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टैक्स का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। फॉरेन करेंसी वाला भी टॉपिक कर लें आज या कल पे रखना है इसको, मुझे बता दें। अटेंडेंस अगर किसी की रहती तो अटेंडेंस लाजमी शेयर कर दें। और अगर आप लोग अटेंटिव हैं तो मुझे बताइए फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का टॉपिक हम अभी कवर कर लें या कल की क्लास में करना है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इसको कल कर लेंगे। फॉरेन करेंसी का टॉपिक कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो कस्टमर के अकाउंट में, कस्टमर के मॉड्यूल में या टैक्स के अंदर कोई चीज़ रहती हो समझने वाली, कोई समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज आप लोगों के पास टाइम है, प्रैक्टिस करें। कल भी दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अभी पूछना है तो अभी पूछ लें, अगर कल पूछना है तो कल पूछ लें। ठीक है। चलें ठीक है। मैं अभी अवेलेबल हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अटेंडेंस अगर किसी की रहती है तो वो शेयर कर दें काइंडली। जी बिल्कुल, मैं एक्सेल फाइल भी अभी शेयर कर देता हूँ। अभी अपडेट करके ना एक्सेल फाइल भी शेयर कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ी देर में इंशाल्लाह दोनों चीज़ें शेयर हो जाती हैं।
चलिए ठीक है, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से भी कोई क्यूरी आप लोगों की तरफ से नहीं है, लेकिन इस पे प्रैक्टिस करें और कल के सेशन में दोबारा इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।